हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए, अपन लेक्चर 3 में जो है लास्ट पढ़ चुके थे अपने कि भाई रिविट्स वगैरह में अपन पढ़ चुके थे कितने टाइप के रिविट होते हैं, उनकी जो है आपकी जो है कौन सी किस उस पर बेस्ट रहती है, सब अपन कर चुके थे। नेक्स्ट अपन आज पढ़ते हैं अरेंजमेंट ऑफ रिविट्स। नेक्स्ट हेडिंग आज अपन पढ़ते हैं अरेंजमेंट्स ऑफ रिविट्स। ये कह रहा है जो रिविट है उनको अपन किस तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं, किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये कहता है कि जो रिविट्स है उनका अरेंजमेंट अपन 3 तरीके से कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि रिविट का अरेंजमेंट 3 प्रकार से किया जा सकता है। कौन कौन सा हो गया? पहला ये आपसे कहता है सीधा चैन रिविटिंग। फर्स्ट जो अपन बात करते हैं ये कहता है चैन रिविटिंग, मतलब अपन ने देखा कि ये कोई प्लेट है, ये इसके साथ कोई गसट प्लेट जो भी लगा, इस गसट प्लेट आपको पता होना चाहिए बहुत सारे मेंबर्स जो इनको जो है जॉइंट पर कनेक्ट करते हैं। तो ये कह रहा है कि इसमें क्या होगा, ये होल्स है भाई। होल्स मतलब ये रिविट वाले जो है, रिविट जहां प्रोवाइड की गई है, ऐसी अगर रिविटिंग हो रही है तो ये कहलाती है चैन रिविटिंग। कौन सी रिविटिंग कहलाती है भाई? चैन रिविटिंग। चैन रिविटिंग का मतलब कि हर रो में, ये भाई रो है, ये R1 दिखा दू, हर रो में इक्वल रिविटिंग लगी हुई है आपका। R1 में भी 3 रिविट है, R2 में भी 3 है, R3 में भी 3 है, R4 में भी 3 है। तो इस तरह की जो रिविटिंग कहलाती है वो कहलाती है चैन रिविटिंग। अब ये जो है इसका ये P है, अभी बताएंगे P फॉर पिच। पिच है ये जो है, जैसे ये फोर्स ऐसे लग रहा है, ये फोर्स मान लो मैंने ऐसे लगा दिया P। ये जो है ये है गेज, G है, और ये जो है ये है E। अभी बताएंगे E क्या है। और ये है आपका एंड डिस्टेंस। अभी सब 1 बाय 1 करके सबके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे क्या होती है। तो ये जो पहला मेथड हो गया ये कहलाएगा आपका चैन रिविटिंग। मतलब यदि हर रो में नंबर्स ऑफ रिविटिंग क्या लगी हुई है, इक्वल लगी हुई है। जैसे R1 में 3 है, R2 में 3 है, R3 में 3 है, R4 में 4, सारी रो में बराबर अगर रिविटिंग लगी हुई है तो ये चैन रिविटिंग कहलाती है। सेकेंड अपन ने देखा, ये कहता है कि जो नेक्स्ट रिविटिंग है वो जिगजैग रिविटिंग कहलाएगी। थर्ड जो सेकेंड वे है वो क्या क्या हो गया आपका, ये कोई प्लेट लो,
ऐसे करके कोई जो है रिवेटिंग लगी हुई है, ये रिवेटिंग कहलाती है जिगजैग रिवेटिंग। और स्टैगर्ड रिवेटिंग, क्या कहलाती है भाई? जिगजैग वे में लगी हुई। जैसे आपका इसमें यहां R1 में भी आपका जैसे रिवेटिंग है, कोई पढ़िए R2, R3, R4, R5, जैसे इसमें अलग रही, इसमें अलग रही, अगले में अलग रही है, इसमें अलग, मतलब आपका जो है एक उसमें हो सकता है यहाँ जैसे एक और लगी, जरूर नहीं कि आपका जैसे ऐसे लग रही है कहीं आपका, तो अपन देखा जिगजैग वे में रिवेटिंग आपकी लगी हुई है। इस तरह की जो रिवेटिंग कहलाती है, ये कहलाती है जिगजैग और स्टैगर्ड रिवेटिंग। थर्ड जो है इसी का एक रूप और है जिसे अपन डायमंड रिवेटिंग है। वैसे पहले देखा जाए तो दो हो गई, चैन और जिगजैग, तो लेकिन जिगजैग का एक और मॉडिफाइड है आपका, मतलब इसी का एक तरह से वो है अगर अपन बात करेंगे तो। R1, R2, R3, R4 और R5। तो अपन देखा 1 में एक है, 2 में 2 है, 3 में 3 है, फिर 2 है। ये इस वे में जो लगी होती है ये कहलाती है डायमंड रिवेटिंग। क्या कहलाती है आपकी? डायमंड रिवेटिंग। तो अब अपन जो है अपन ने देख लिया किस तरह से अपन इनकी जो है रिवेटिंग मेथड ऑफ आपका हो गया भाई, किस तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब कुछ अपन टर्म्स पढ़ते हैं। पहली हेडिंग जो है मैं पढ़ता हूं पिच। फर्स्ट पढ़ता हूं पिच क्या होता है। पिच क्या है? ये कहता है कि पिच इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रिविट्स। दो रिविटों के सेंटर टू सेंटर की जो डिस्टेंस है, मेजर्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या है? और ये जो क्योंकि अपन देखा भाई इन पिच इनके बीच में भी सेंटर टू सेंटर, लेकिन इनके बीच में भी, अब ये तो P है और ये J है, तो क्या कहता है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रिविट्स। सबसे पहले जो बात हुई, पिच क्या है? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रिविट्स। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रिविट्स। और कौन सा? अभी सिंपल पिच की बात कर रहे हैं तो ये कहता है कि इन चैन रिविटिंग, थोड़ा सा ये वर्ड और लिख लेंगे, इन चैन रिविटिंग, इन चैन रिविटिंग सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रिविट्स। लेकिन इतनी बात तो गेज डिस्टेंस में भी आ जाएगी कि भैया सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रिविट्स। अब पिच कब बोलेंगे, गेज डिस्टेंस कब बोलेंगे, मैटर वो है। तो ये कहता है इन चैन रिविटिंग सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रिविट्स मेजर्ड पैरेलल टू द direction of force is non pitch। तो क्या कहा इसने? पिच क्या होगी? इसने कहा कि चैन रिवेटिंग में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रिविट्स, और कैसे मेजर करेंगे? मेजर्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स के जो पैरेलल डिस्टेंस मेजर की गई दो रिविटों के सेंटर टू सेंटर, दैट इज पिच। तो ये क्या कहलाई? पिच कहलाई। अब इसी में नेक्स्ट टर्म्स आ गई। ये कहता है
कि नेक्स्ट हेडिंग अपन ने बात कर ले भाई, तो पिच हो गई। नेक्स्ट क्या कहता है स्टैगर्ड पिच। भाई स्टैगर्ड पिच कब होगी? स्टैगर्ड पिच क्या है? स्टैगर्ड पिच क्या होता है? ये कहता है इन जिगजैग रिवेटिंग। सबसे पहले कहता है इन जिगजैग रिवेटिंग। इन जिगजैग रिवेटिंग center to center distance between any two adjacent rivet or measured parallel to the direction of force। वही क्या कहता है इन जिगजैग रिवेटिंग center to center distance between टू मतलब TW दो, between two adjacent देखो एडजेसेंट वर्ड होता है दो नियरेस्ट पार्ट ऑफ जो पास वाली, या एडजेसेंट की जगह अपन टर्म्स यूज कर सकते हैं कंजुगेटिव। तो कई बार आपको कंजुगेटिव वर्ड दिख जाता है, कई बार आपको एडजेसेंट वर्ड दिख जाता है। तो इन चैन रिवेटिंग center to center distance between two adjacent rivets measured parallel to the direction of force, measured parallel to the direction of force is known as pitch। is known as pitch। कौन सी पिच? is known as staggered pitch। नेक्स्ट तीसरी टर्म्स आपकी हो सकती है थर्ड लैंग्वेज आपका ये क्या डायगोनल पिच। कौन सी भाई? डायगोनल पिच। तो डायगोनल पिच के अब ये जैसे जिगजैग था, इन जिगजैग रिवेटिंग और इन डायमंड रिवेटिंग भी वर्ड भी बोल सकते थे भाई। डायमंड रिवेटिंग में भी जैसे ये होगा, ये पिच ही हो जाएगा, है ना, पिच ही है भाई ये भी, है ना। तो इन जिगजैग बेसिकली देखा जाए जिगजैग का एक मॉडिफाइड रो भी है डायमंड वाला, वो उसी का टाइप है। बस उसमें क्या है, उसमें पहले रो में एक, फिर दो, फिर तीन, फिर दो, फिर तो डायमंड वे में उनको जो है लगा देते बस। तो ये कहता है इन जिगजैग रिवेटिंग center to center distance center to center distance center to center distance between center to center distance between two rivets center to center distance between two rivets measured in diagonal direction measured in diagonal direction is known as क्या है? डायगोनल पिच। तो एक तरह से पहले ये देखा, ये जो टर्म्स था, ये जो पैरेलल, ये तो हो गई थी स्टैगर्ड पिच। भाई और अगर मैं इसको डायगोनल डायरेक्शन मेजर करूं, ऐसे मेजर करता, हॉरिजॉन्टल जब मेजर करना पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मेजर कर लिया था तो आपका स्टैगर्ड पिच हो गई। और अगर ऐसे मेजर करता तो ये टर्म्स आ जाती फिर डायगोनल पिच। तो अपन ने अभी देखा पिच
सिंपल अगर मैं बात करता हूं पिच तो क्या है, अगर मैं उसमें स्टैगर्ड पिच वर्ड बात करता हूं तो मेरी क्या है, और अगर मैं उसमें डायगोनल पिच की बात करता हूं तो वो मेरी क्या है। तो अपन यहाँ थोड़ा सा पिच के बारे में पढ़ लिया कि पिच आपकी क्या है। अब नेक्स्ट हेडिंग है अपनी कि गेज डिस्टेंस क्या होता है। मैं मिटा देता हूं क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है थोड़ी सी। नेक्स्ट हेडिंग अपन बात करते हैं गेज डिस्टेंस एंड डिस्टेंस, ठीक है भाई। नेक्स्ट हेडिंग अपन बात करते हैं गेज डिस्टेंस। गेज डिस्टेंस, अब गेज डिस्टेंस क्या है देखो, ये कहता है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रिविट्स। वही दो रिविटों को सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बात कर रहा है। ये कह रहा है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रिविट्स, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रिविट्स, यहां तक ठीक है। मेजर्ड, अब बात आती है मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नॉन एज क्या है, गेज डिस्टेंस। तो देखिए जो फोर्स लग रहा था इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रिविट ऑफ पैरेलल जो डिस्टेंस मेजर की गई थी दैट इज पिच, और जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर दो रिविट्स के जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो आपकी कहलाएगी गेज डिस्टेंस। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछता है पिच या गेज डिस्टेंस में, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रिविट्स तो है ही, अगर परपेंडिकुलर टर्म्स दे रखा है, परपेंडिकुलर टर्म्स दे रखे तो आप समझ जाओगे कि भैया ये गेज डिस्टेंस कह रहा है, और अगर पैरेलल डिस्टेंस दे रखे तो आप समझ जाओगे ये पिच के बारे में आपसे बातें कर रहा है। तो ये मेरी गेज डिस्टेंस हो गई थी चौथी डेफिनेशन। पांचवी जो डेफिनेशन है वो कहता है एंड एज डिस्टेंस। नेक्स्ट मेरी हेडिंग क्या है, एज डिस्टेंस। अब देखो एज डिस्टेंस के लिए क्या पड़ेगा, ये कहता है कि एज डिस्टेंस ये वाली होती है, ये वाली एज डिस्टेंस है भाई। तो एज डिस्टेंस क्या है, ये कहता है कि रिविटिंग में जो रिविटिंग है उसमें एज ऑफ मेंबर से सेंटर ऑफ फर्स्ट रिविट के जो सेंटर तक की डिस्टेंस है वो कहलाती है एज डिस्टेंस। क्योंकि देखो ये वाला होता है जैसे कोई ये प्लेट है, ये प्लेट है तो ये तो होती है उसकी एज, क्योंकि किनारा है ये तो भाई आपका लंबाई की जो एक तरह से होगी वो उसकी होगी एज, और ये उसका होगा एंड। ये और ये तो एंड है जहां पर खत्म होगी भाई। जैसे मैं कहता कि मैं कोई भी एक जो है मान लो ये लेता हूं मैं, ये मैंने एसी का रिमोट लिया, ये इसकी लंबाई है तो ये तो हो गए इसके दिस वन ये तो हो गए दोनों एंड, और ये क्या है इसकी एज है। तो अपन देखा कि यहां तो मैंने देखा कि ये इसका एज है, ये वाली जो एज है, और ये इसका एंड। एज डिस्टेंस क्या होगा, ये कहता है कि किसी मेंबर के एज से सेंटर ऑफ फर्स्ट रिविट तक की जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज एज डिस्टेंस। ये कहता है इट इज द distance, it is the distance between age of the member to age of the member to center of age of the member to
सेंटर ऑफ नियरेस्ट रिवेट फ्रॉम द एज। ये कह रहा है कि एज से फर्स्ट जो नियरेस्ट रिवेट है उसकी जो सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या कहलाती है, एज डिस्टेंस कहलाती है। नेक्स्ट इसने कहा एंड डिस्टेंस। टर्म्स लगभग सेम है। एंड डिस्टेंस क्या, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एंड ऑफ द मेंबर टू सेंटर ऑफ नियरेस्ट रिवेट फ्रॉम द एज फ्रॉम द एंड, है ना। ठीक है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन end of the member to center of nearest rivet from the end। ये कह रहा है एंड से जो पहली रिविट का जो सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या कहलाएगी, आपका एंड डिस्टेंस आपका कहलाती है। तो अपन ने यहाँ पर कुछ रिविट्स के बारे में बात कर लिया, कुछ डेफिनेशंस के बारे में मेरी बातें हो गई कि भाई आपका पिच क्या होता है, आपका डायगोनल पिच क्या होता है, आपका स्टैगर्ड पिच क्या होता है, आपका गेज डिस्टेंस क्या होता है, एंड डिस्टेंस क्या होता है, एज डिस्टेंस क्या होता है। इन सब के बारे में मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कशन कर लिया, इनकी डेफिनेशंस अपन ने पढ़ ली। अब नेक्स्ट ये आपसे बात करता है कि भाई जब आप डिजाइन कर रहे होते हैं तो देखो अपन ने पढ़ लिए थे, अपन ने ये पढ़ लिया था कि नॉमिनल डाया क्या होता है, ग्रॉस, जस्ट इससे पिछले वाले लेक्चर में नॉमिनल डाया ग्रॉस डाया के बारे में भी तो अपन पढ़ लिया था, उनके रिलेशंस अपन ने पढ़ लिए थे। अब ये कहता है जब आप डिजाइन कर रहे हो तो नंबर्स ऑफ रिविट आप कैसे कैलकुलेट करते हो। ये कहता है कि नंबर्स ऑफ रिविट आप कैसे कैलकुलेट करते हो। नंबर्स ऑफ रिविट रिक्वायर्ड कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, कहता फोर्स अपॉन रिविट वैल्यू। जब आप डिजाइन करते हैं तो नंबर्स ऑफ रिविट रिक्वायर्ड, कितनी रिविट मुझे चाहिए ये मेरा कैसे निकालते हैं, ये एक फॉर्मूला है, फोर्स अपॉन क्या होगा, रिविट वैल्यू। रिविट वैल्यू क्या होती है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैंने यहाँ केवल बात कर ले भाई अपन किस तरह से नंबर्स ऑफ रिविट निकालते हैं, तो फोर्स अपॉन रिविट वैल्यू से अपन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट मेरी हेडिंग होगी, ये कहता है फेलियर ऑफ रिविट जॉइंट, कि भाई जो रिविट जॉइंट है वो आपके कितने तरीके से फेल हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो मेरी हेडिंग है वो कहता है फेलियर ऑफ रिविट जॉइंट। ये मैं अभी नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि ये मुझे काम आएंगे अभी आगे। तो नेक्स्ट जो मेरी हेडिंग है वो कहता है फेलियर ऑफ रिविट जॉइंट। फेलियर ऑफ रिविट जॉइंट ये कहता है कि जब आप रिविट कनेक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपन, रिविट कनेक्शन कर रहे हैं, तो जब इसके ऊपर लोड लगाएंगे तो इसका जो फेलियर है वो निम्न तरीके से हो सकता है। ये कह रहा है कि कोई भी रिविट जॉइंट स्ट्रक्चर पर जब कोई लोड लगाया जाए तो यह स्ट्रक्चर निम्न प्रकार से फेल हो सकता है।
कौन किस प्रकार से फेल हो सकता है? फर्स्ट इसने कहा, पहला ये कहता है टेंशन फेलियर ऑफ प्लेट, टेंशन फेलियर ऑफ प्लेट, या इसको कई बार ये कह लेता है, टेंशन की जगह टेयरिंग वर्ड यूज कर लेता है, टेंशन फेलियर ऑफ प्लेट बोल दे, या इसको ये यूज करता है टेयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, टेंशन फेलियर ऑफ प्लेट बोल दे, या टर्म्स यूज करता है टेयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। मतलब एक ही, चाहे टेंशन फेलियर बोले या टीयरिंग फेलियर बोले, दोनों का एक ही मतलब है भाई। सेकंड ये कहता है बियरिंग फेलियर ऑफ रिविट, और ये प्लेट भी हो सकती है, पर ज्यादातर प्लेट कम होती है फेयरिंग, इसलिए ज्यादातर रिविट में चेक करते हैं। थर्ड ये कहता है शियरिंग फेलियर ऑफ रिविट। फोर्थ नंबर ये कह सकता है शियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। ये चार तरीके से हो सकता है, चार से पांच कर सकते थे इसको, बेरिंग फेलियर ऑफ रिविट, बेरिंग फेलियर ऑफ प्लेट बोल सकते थे अपन, है ना। बेरिंग फेलियर ऑफ रिविट और प्लेट एक ही साथ कर देंगे तो बेरिंग फेलियर ऑफ प्लेट रिविट हो गया, बेरिंग फेलियर ऑफ क्या हो गया, प्लेट हो गया। चाहते तो अपन जो है इसको थर्ड ये जो यहां लिख देते बेरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, तो ये तरह से ये थर्ड नंबर हो जाता, ये फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर, थर्ड ये यहाँ शेयरिंग फेलियर ये फोर्थ नंबर हो जाता, और शेयरिंग फेलियर ये फिफ्थ नंबर हो जाता। अब ये आपसे क्या कहता है, नीचे नोट डाल के अपन लिख सकते हैं। ये कह रहा है कि यदि स्ट्रक्चर जॉइंट बनाते समय मिनिमम एज डिस्टेंस प्रोवाइड कर दी जाए, क्योंकि आगे आप पढ़ोगे मिनिमम एज डिस्टेंस कितनी होती है, ये जो एज डिस्टेंस है ये एज डिस्टेंस को कर दी जाए तो यहां से क्रैकिंग ऑफ प्लेट रुक जाता है, शेयर फेलियर ऑफ प्लेट आपका नहीं होता है। ये नोट डाल के लिखता है कि यदि रिविट जॉइंट करते समय मिनिमम एज डिस्टेंस प्रोवाइड कर दी जाए, तो शियर फेलियर ऑफ प्लेट को रोका जा सकता है, या शियर फेलियर ऑफ प्लेट जो है इसमें प्लेट फेल नहीं होती है, प्रोवाइड कर दिया शियर फेलियर ऑफ प्लेट नहीं होता है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पुटअप होता है, कई बार पूछा जाता है इफ मिनिमम एज डिस्टेंस आर प्रोवाइडेड देन विच टाइप ऑफ फेलियर आर रेस्ट्रिक्टेड, कौन से फेलियर को रोका जा सकता है। तो मिनिमम एज डिस्टेंस प्रोवाइड कर दोगे तो शेयर फेलियर ऑफ प्लेट आपका नहीं होगा, मतलब प्लेट जो है वो एंड्स पर क्रैक नहीं हो, क्योंकि अगर बिल्कुल एज के पास रिविट को लगा दोगे तो लोड लगेगा तो प्लेट में क्रैक्स आ सकते हैं, जो प्लेट है वो शेयर में फेल हो जाता है, तो उसे अपन रोक सकते हैं मिनिमम एज डिस्टेंस प्रोवाइड करके। तो बात समझ गए, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कौन सा फेलियर जो है वो मिनिमम एज डिस्टेंस प्रोवाइड करके रोका जा सकता है, तो शेयर फेलियर ऑफ प्लेट को अपन रोक सकते हैं। तो बेसिकली मेन जो फेलियर है वो तीन ही टाइप के होंगे, टियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, बियरिंग फेलियर ऑफ रिविट, नेक्स्ट जो बियरिंग फेलियर ऑफ रिविट है प्लेट है वो कम होता है। तो तीन तरह के अपन ज्यादा चेक करते हैं, क्योंकि
मिनिमम एज डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं तो शियर फेलियर ऑफ प्लेट तो आपका होता ही नहीं है, और बेयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट बहुत हाई होता है। तो ज्यादातर 3 ही फेलियर चेक किए जाते हैं, टेंशन फेलियर ऑफ प्लेट, बेयरिंग फेलियर ऑफ रिवेट और शेयरिंग फेलियर ऑफ रिवेट। इन 3 को अपन बेसिकली जो है मेन चेक जो है अपन चेक करते हैं। तो तीनों में से अब ये जो नेक्स्ट हेडिंग लिख रहा हूं, तो भाई मिनिमम जब अपन रिवीटिंग करते हैं तो 3 जो है आपका जो मिनिमम एज डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं तो आपका शियर फेलियर ऑफ प्लेट तो रुक ही जाता है। तो अब एक तरह से ये कहता है कि मेन फेलियर कौन कौन से हैं, मेन फेलियर ऑफ रिवेट जॉइंट कौन कौन से हैं। पहला हो गया टियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, टियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, या इसको क्या बोलते हैं टेंशन फेलियर ऑफ प्लेट, या क्या कहते हैं भाई टेंशन फेलियर ऑफ प्लेट। सेकंड मेरा कौन सा होता है, सेकंड होता है बेयरिंग फेलियर ऑफ रिवेट। और थर्ड हो जाएगा शेयरिंग फेलियर ऑफ रिवेट। अब इसमें भी एक टर्म्स बढ़ती है, नीचे अपन नोट डाल के लिखना चाह रहे हैं। पहली टर्म्स बढ़ती है रिवेट वैल्यू, रिवेट वैल्यू क्या होती है, रिवेट का मतलब होता है, रिवेट वैल्यू का मतलब होता है एक रिवेट कितना लोड ले सकती है फेलियर तक। अब मैंने देखा रिवेट को मैं 2 चीजों में चेक कर रहा हूं, बेयरिंग फेलियर ऑफ रिवेट और शेयरिंग फेलियर ऑफ रिवेट। मतलब मैं अगर आपसे कहना चाहूं कि यार बेयरिंग फेलियर ऑफ रिवेट मतलब जो रिवेट बेयरिंग में 50 किलोमीटर लोड ले सकते हैं, मतलब 50 पर फेल हो जाएगी, और शेयर में वो 40 पर ही फेल होती है, 40 पर ही हो जाती है। तो मैं स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट कितनी मानूंगा, बेयरिंग तो 50 ले सकती है और शेयरिंग कितना ले सकती है, 40 ही ले सकती है, तो मैं इसके ऊपर 40 ही लोड लगाऊंगा ना भी, क्योंकि मैंने 42 भी लगा दिया तो शेयर में फेल हो जाएगी, बेयरिंग में हो चाहे मत हो। तो रिवेट वैल्यू क्या होते हैं, रिवेट का मतलब जो है कि रिवेट की स्ट्रेंथ अपन कितना मानकर चलते हैं। तो रिवेट वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, लेसर ऑफ बेयरिंग एंड शेयरिंग, लेसर वैल्यू of bearing and shearing। ये कह रहा है कि बियरिंग और शेयरिंग में से जो लेस वैल्यू होगी, जो कम वैल्यू होगी, वो मेरी कहलाएगी रिवेट वैल्यू। मैंने मान लो कहता बियरिंग में 50 है, शेयरिंग में 40 है, तो मेरी रिवेट वैल्यू हो जाएगी 40। मतलब एक रिवेट फेल होने से पहले कितना लोड रजिस्ट कर सकती है, दैट इज नॉन क्या है, रिवेट वैल्यू। तो ये तो हो गया मेरा रिवेट वैल्यू। सेकंड टर्म्स में बात करता हूं स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट मतलब जॉइंट की स्ट्रेंथ क्या होगी। अब देखो जॉइंट जब फेल हो, मतलब मैंने 2 मेंबरों को जो है मान लो मैंने वो किया है, 2 मेंबर मैंने जोड़े हैं, अब मैं लोड लगा रहा हूं, तो लोड में वो कुछ भी फेल कब हो जाएगा, या तो प्लेट टूट जाए या रिवेट टूट जाए भैया, क्योंकि जब मैं लोड लगा रहा हूं तो जॉइंट फेल होगा तो कोई एक पॉसिबिलिटी तो आपका होगी, या तो प्लेट टूटेगी और या रिवेट टूटेगी। अब मैंने आपसे देखा कि मान लो मैं कहता हूं कि प्लेट जो है वो 100 किलोमीटर लोड तक फेल नहीं होती, लेकिन जो रिवेट है, रिवेट बियरिंग में मान लो लेती है जो है 70 और शेयरिंग में लेती है 80। तो अपन ने देखा जैसे ही 70 से ऊपर लोड जाएगा
तो बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट टूट जाएगी सारी सारी, तो जॉइंट तो फेल हो गया ना आपका। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कितना होगा उसका, 70 किलो न्यूटन होगा। अब कैसे निकाला आपका स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या है, लेसर अमाउंट टीयरिंग ऑफ प्लेट कॉमा बियरिंग ऑफ रिवेट और शेयरिंग ऑफ रिवेट। मतलब जिसमें से भी लेसर वैल्यू होगी, जो कम वैल्यू होगी, वही आपका लेसर वैल्यू। एक तरह से अगर मैं यहां कहूं फर्स्ट सेकंड थर्ड नाम दे रखा ना, तो इसको मैं क्या बोल सकता था, या लेसर अमाउंट, मतलब इनमें के बीच में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, लेसर वैल्यू अमाउंट फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेसर वैल्यू जो भी कम वैल्यू होगी, मतलब मैं कहता हूं टेंशन फेलियर ऑफ प्लेट वो 100 किलो न्यूटन हो सकती है, मान लो ये 100 पर फेल होती प्लेट टेंशन में। रिविट में मैं कहता हूं कि बियरिंग में रिविट 80 किलो न्यूटन पर फेल हो जाए और शेयरिंग में 70 किलो न्यूटन पर फेल हो रही हूँ, तो मैं देखूंगा 70 लोड लगते ही वो मेरा शेयर में फेल हो जाएगा, तो मेरा जो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट है वो कितना होगा, 70 ही होगा। मतलब उस स्ट्रक्चर पर 70 किलो न्यूटन से ज्यादा लोड मैं नहीं लगा सकता हूं। अगर 70 से ज्यादा लोड लगाऊंगा तो वो आपका शेयरिंग में फेल हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या है, लेसर वैल्यू अमाउंट टीयरिंग ऑफ प्लेट कॉमा बियरिंग ऑफ रिवेट और शेयरिंग ऑफ रिवेट, जो भी इनमें से कम वैल्यू होगी, या कई बार अपन जो है, या मैं बोल सकता हूं लेसर बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट एंड रिवेट वैल्यू। भाई ये कह रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट और रिवेट वैल्यू में से जो भी कम होगी, क्योंकि देखो रिवेट वैल्यू तो मैं शेयरिंग और बियरिंग में से देख चुका था। भाई शेयरिंग और बियरिंग में जो कम थी, जैसे मैं यहां कहता कि यार मेरे ये लोड ले रहे 100 किलो न्यूटन, 80 और 70, अब मैंने तीनों में चेक कर लिया 70 किलो न्यूटन आया। या मैं क्या करता कि इनमें से रिवेट वैल्यू निकाल लेता, भाई इनमें से रिवेट वैल्यू क्या है, रिवेट वैल्यू इसमें 70 आ रही है, तो 70 को सीधा 100 से चेक कर लूं, 70 छोटा है, मैं कहूँ 70 पर फेल हो जाएगी। या मैं अभी जैसे कह देता कि यार ये जो है, मान लो मैं कहता ये जो है 80 है और ये मेरा मान लो 120 है, तो मैं देखता अभी अगर डायरेक्टली देखता 100 80 120 में, तो मैं कहता यार 80 सब में से तीनों में से कम 80 है, तो मैं कहता 80 फेल हो जाए। या मैं इसकी रिवेट वैल्यू निकाल लो, पहले 80 किलो न्यूटन है और अब इस 80 को सीधा 100 से चेक कर दो तब भी 80 आ रहा है। या मैं इसको कह दूं ये 150 है, अब मैं कहता कि मेरा जॉइंट का फेल होगा, या तो तीनों में से चेक कर लूं भाई मैं 100 150 120, तो लेस कौन सी आएगी 100। या अब मैं क्या भाई, या मैं इसकी रिवेट वैल्यू निकालू, रिवेट वैल्यू कितनी है 150 और 120 में से 120 किलो, 120 को 100 से चेक करा लूं, लेस ले रहा है तो मेरा 100 हो जाएगा। कैसे भी करके आप स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट यहां पर ज्ञात कर सकते हैं। चाहे तो टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट को रिवेट वैल्यू से चेक करा लो, जो भी छोटी होगी स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट हो जाएगा, या तीनों को चेक कर लो कि भाई तीनों में से कौन सी वैल्यू छोटी है, वही मेरा क्या हो जाएगा, रिवेट जॉइंट आपका जो है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट आपका हो जाएगा। तो ये मेरी बात होगी कि भाई जो है आपका किस तरह, अब अपन जो टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट है वो कितनी होती है, कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो ये कहता है कि पहला जो फेलियर है, मैं थोड़ा सा इनको ये जो सीक्वेंस है इसी का थोड़ा सा ये जो डायग्राम दे रखे हैं इन्हीं को एक तरह से, भाई ये फर्स्ट वाला डायग्राम था, इसको यहां से मेंशन कर दूं, भाई ये यहां से आ रहा है, इसका जो है लाइन यहां से खींच दी, मतलब एक तरह से इसका टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट देखो, टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट इस वाला की जो चैन रिवेटिंग है, जो चैन रिवेटिंग है पहला जो टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट है
कितनी आएगी? अब टियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट मतलब एक तरह से ये स्ट्रेंथ है। अब आपने पढ़ा था, देखो स्ट्रेस पड़ा हुआ है, फोर्स अपॉन एरिया। मैं देखना चाह रहा हूं कितना फोर्स आएगा, तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? स्ट्रेस इनटू एरिया। तो स्ट्रेस कितनी हो गई? सिग्मा 80। सिग्मा 80 मतलब क्या है? एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि मैं लोड लगा रहा हूं तो टेंशन खींच रहा है उसको। सिग्मा 80 इंटू बी माइनस एन डी इंटू टी, आपका ये निकल कर आ जाएगा भाई। क्या आ रहा है भाई? थोड़ा सा खुला लिख देता हूं, सिग्मा 80 गुणा बी माइनस एन डी इंटू टी आपका निकल कर आ जाएगा। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, फोर्स मेरे को निकालना है। फोर्स बराबर क्या? स्ट्रेस। तो ये तो स्ट्रेस हो गई भाई, ये तो मेरा स्ट्रेस है, एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस। ये जो टर्म्स है, ये जो टर्म्स है, ये जो टर्म्स है पूरी, ये है एरिया। अब ये एरिया कैसे निकला है? देखो भाई, ये एरिया कैसे निकला? जब मैंने इसको लोड लगाया होगा, मैंने इसको यहां से लोड लगाया, मैं इसको खींच रहा हूं, जैसे मैं यहां पर फोर्स लगा के खींच रहा हूं, तो ये जो आपका जब इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो चैन रिविटिंग में हमेशा फर्स्ट रो ऑफ इससे ये फेल हो जाती है। मतलब हर हाल में जब मैं इसको अगर पकड़ के खींच रहा हूं तो कन्फर्मली ये प्लेट अलोंग द चैन लाइन, ये जो फेलियर होगा हर हाल में, फेलियर ऑफ प्लेट जो होगा इसमें, मतलब 100%, ये 100% ट्रू जो बात करूंगा, ये कहता है कि चैन रिविटिंग में हमेशा 100% सत्य है, मतलब इसमें बिल्कुल वो नहीं है, 100% ट्रू है। ये कहता है कि ऑलवेज फेलियर ऑफ प्लेट along the row of rivets मतलब ये कहता है 100%, और वो भी कौन सी रो? along the फर्स्ट रो ऑफ रिविट। मतलब कि कंफर्मली जब मैं लोड लगा रहा हूं तो पहली रो से, पहली रो मतलब इसको चाहे उल्टा लिख लीजिए आप, जरूरी मतलब आप कहीं कंफ्यूज हो, इधर से लोड लगा रहा हूं कि R1 कर दो, R2 कर दो, R3 कर दो, R4 कर दो, मतलब जो फोर्स लगा रहा हूं तो फर्स्ट रो से ये फेल हो जाए। तो देखो फेल कैसे होगा, ये प्लेट कैसे हाथ में आपके निकल के आएगी, इसके ऊपर जब आपने फोर्स लगाया, ये P लगा रहे, तो ये कुछ इस तरह से, क्योंकि ये रिविटिंग लगी हुई है ना भाई, ये प्लेट ऐसे आपके हाथ में निकल कर आ जाएगी, यहां से ये प्लेट ऐसे टूट जाएगी। अब अगर आप ये देख पा रहे हैं, देखो इसका एरिया कैसे आया। अगर मैं कहता हूं यहां इसमें ये बिल्कुल जो है, मान लो इसके अंदर ये होल नहीं होते, तो इसका एरिया हो जाता एक तरह से सॉलिड का एरिया होता, वो तो मैं इधर लिख रहा हूं भाई थोड़ा सा, इसका जो एरिया होता, सॉलिड प्लेट का एरिया जो होता, सॉलिड प्लेट का एरिया होता, वो क्या होता भाई? ये इसकी विड्थ है, ये प्लेट की क्या है? विड्थ है। इसमें क्या हो कि ये मैं कहता हूं कि यार ये इसका एरिया कितना होगा, इस प्लेट का एरिया कितना होगा, तो B इंटू टी। भाई क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, उसकी जो क्रॉस सेक्शन डायमेंशन होती है तो विड्थ इंटू थिकनेस। तो अपन देखते हैं सॉलिड प्लेट का एरिया तो B गुणा T हो जाता। अब ये कहता है कि आफ्टर रिविटिंग कितना हो जाता। अब आफ्टर रिविटिंग कितना होगा, देखो भाई सॉलिड में से जो रिविट वाला एरिया वो घटा दो, B इंटू टी में से कितना घट जाएगा, देखो ये जो होल है, ये जो जगह है, ये डाया के बराबर है। ये जो भाई ये जो कितना एरिया घट रहा है, डाया। तो एक तरह से एक रिविट का जो है, इसमें एक होल कर दे तो एक रिविट का एरिया कितना है, डाया के बराबर। भाई एक तरह से विड्थ जो है
वो तो डायरेक्ट बराबर होगी डी इंटू टी है। तो एक प्लेट जो एक रिविट है वो डी इंटू टी के बराबर होगी, क्योंकि एक तरह से बी बिट तो उसका कितना होल घट रहा है, डाया ऑफ रिविट के बराबर घट रहा है, तो डी इंटू टी। अब कितने रिविट है, मान लो 1 2 3 है, तो यहाँ 3 लग जाता, 4 होते 4 लग जाता, 5 रिविट। तो अब उसको क्या करें, एन वर्ड बोलते हैं, एन नंबर्स ऑफ रिविट, एन डी टी हो गया। तो अपन देखा क्या हुआ, जैसे टी इसमें से कॉमन ले लिया तो बी माइनस एन डी इंटू टी। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं ये आया कहां से, तो ये क्या आया, बी माइनस एन डी इंटू टी। कैसे आया भाई, सॉलिड प्लेट का एरिया मुझे पता है, सॉलिड प्लेट का एरिया बी इंटू टी होता है। मैं फिर बोल रहा हूं सॉलिड प्लेट का एरिया कितना होगा, बी इंटू टी होगा। मुझे चाहिए कि जो उसमें रिविट लगने के बाद क्या हो गया, तो बी इंटू टी में से एन डी टी घटा दिया, जो डी जो एक तरह से डी उसका विड्थ है और टी उसका, तो एन नंबर्स ऑफ रिविट एन डी, तो बी माइनस एन डी इंटू टी आपने घटा दिया। तो ये मेरा एरिया बच गया भाई कि सिग्मा ए टी इंटू बी माइनस एन डी इंटू टी आपका हो गया। तो टेयरिंग फेलियर ऑफ चैन रिविटिंग में इस तरह से बोलेंगे। क्वेश्चन क्या बना, पहली बात तो टियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट कैसे निकालते हैं, सिग्मा ए टी। सिग्मा ए टी मुझे पता है 150 होता है भाई, 0.6 FY तो है ही है, ये स्ट्रेस कितनी है 0.6 FY तो है, जो 150 MPa थी अपनी टेंशन में। बी विड्थ ऑफ प्लेट है। अब कई बार ये विड्थ की जगह पर पिच बोलता है, तो या इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसको टियरिंग स्ट्रेंथ को कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा ए टी इंटू बी की जगह पी माइनस एन डी इंटू टी। मतलब पूरी प्लेट की स्ट्रेंथ निकालना चाह रहा हूं तो विड्थ आ जाएगा, पर पिच निकालना चाह रहा हूं तो पी आ जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कई जगह सिग्मा ए टी बी माइनस एन डी इंटू टी लिखा होता है। अगर वो कहता है कि टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट रिकॉर्डो कंप्लीट का, तो बी टर्म्स आ जाएगा, पर पिच बोलेगा तो पी आ जाएगा। तो सिग्मा ए टी इंटू बी माइनस एन डी टी दिख सकता है, सिग्मा ए टी इंटू बी माइनस एन डी टी से दिख सकता है, या सिग्मा ए टी इंटू पी माइनस एन डी टी लिख सकता है। दूसरी बात जो मैंने बोल दिया कि चैन रिविटिंग में ऑलवेज फेलियर ऑफ प्लेट जो है, ऑलवेज फेलियर ऑफ प्लेट अलोंग द फर्स्ट रो ऑफ रिविट होगा। मतलब अगर आपसे ये कह दे, जैसे मैं यहां ऐसे कर देता 1 1 2 2 3 3 4 4, मैं ये डायग्राम बना देता, मैं कहता है बताओ ये चैन रिविटिंग है, इसमें कौन सी रो से आपका फेल होगा, तो मेरा कंफर्मली मैं कह दूंगा फर्स्ट जो है, पहली जो फर्स्ट रो जो बिल्कुल नियरेस्ट है आपका, वहां से आपका ये जो है फेल हो जाएगी। वो कहता है फेलियर ऑफ प्लेट बताओ, तो हर हाल में जो आपका पहली रो से यहां से निकल के आपका जाए, क्योंकि देखो भाई मैं जब इसके ऊपर लोड लगाऊंगा, मैं कहता, वो कहता निसाब आप तो एक एक पर भी तो 3 रिविट लग रही है, आप तो बता दो ना 2 2 पर फेल हो जाना चाहिए। तो भाई 2 2 के आगे तो क्या है, देखो 2 2 पर से फेल होने के लिए, जैसे आपने कई बार सुना होगा ना भाई, तेरे को मरने से पहले इनको मेरी जो है लाश से निकलना पड़ेगा। दोस्तों की टर्म सुनी होगी ना, ये बात अलग है कि लड़ाई हो जाती है जब वो एक भी नजर नहीं आता, पर दोस्त तुमने सुना होगा बहुत कहते हैं भाई तू मरने से पहले इनको मेरी लाश से निकलना होगा। तो सेम टू सेम ये कहता है कि 2 2 से अगर प्लेट को फेल होना है, तो देखो जब 2 2 से फेल होगा तो 2 2 से प्लेट हाथ में कब तक नहीं निकल के आ सकती, जब ये रिविट और नहीं टूट। भाई यहां से तो मैंने खींचा, यहां से खींचा, प्लेट टूटी, यहां से प्लेट, यहां से टूटी, प्लेट टूटी, आपके हाथ में निकलकर आ गई। आप कहते हैं यार यहां से क्यों नहीं टूट सकती, भाई अगर यहां से ठीक है प्लेट तो टूट गई, मैं कह रहा हूं क्या मैंने टूटी प्लेट ही लगा दी, मैंने प्लेट ही ऐसी लगा दी, अभी तो टूटने की तो बात ही अलग करो। आप देखो मैं यहाँ टूटी प्लेट लगा दूं, एक एक पर टूटी प्लेट लगा दूं और मैं फोर्स कर खींच करना चाहूं, वो प्लेट निकलकर मेरे हाथ में आ जाएगी। लेकिन अगर मैं उस टूटी प्लेट को यहां लगा देता और मैं अब खींचता तो प्लेट निकलती नहीं, क्योंकि वो निकलने की कोशिश करेगी, लेकिन इन रिविटों ने तो रोक लिया उसको, ये रिविट तो उसको रोक रही है, तो वो कब तक नहीं निकलेगी, जब तक ये तीनों रिविट नहीं टूट जाए। मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये 15 किलोमीटर लोड देते, 15 30 और 45 के बाद वो टूटेगी आपकी। तो अपन देखा कि एक की बजाय 2 पर तो ज्यादा लोड लेना पड़ रहा है। कहने का मतलब ये कि प्लेट, मैं कहता कि फर्स्ट रो पर से
प्लेट 50-100 किलो न्यूटन लोड पर फेल हो जाती है, तो सेकंड से वो 100 पर फेल नहीं होगी। अगर यहाँ रिविट नहीं होती तब तो 100 पर फेल हो जाती, लेकिन अब यहां से कितने पर फेल होगी? अगर यहां से तोड़ना चाहते हो तो भैया 100 स्ट्रेंथ प्लेट की आती, 100 तो यहां लेगी, साथ के साथ ये 3 जो रिविट लगी थी ये और लोड लेगी। मान लो 15 लेते हैं तो 15 थी 45, 100 पर प्लेट टूट रहे 45 और 145 पर फेल होगी दो से। अगर मैं कहता 3 से कितने पर फेल होगी, तो मेरा कितना निकल के आता भैया 100, तो ये प्लस इससे 6 रिविट आगे लगी हुई है। तो आप देखते हैं कि एक 15 ले रही है तो आपको 15 6 की 90, 100 और 90 190 पर फेल होगी आपका। तो ये मेरी बात हो जाती कि ये हमेशा अलोंग द फर्स्ट रो ऑफ रिविट से आपका फेल हो जाती है, ठीक है ना भाई। तो मैं यहां आपको इसी के नीचे, देखो मेरे पास जगह की थोड़ी शॉर्टेज है, मैं लिख इधर रहा हूं, लेकिन बात इसके नीचे की है, तो आपको तो इसके नीचे लिखनी है। तो एक तरह से उसने कहा कि फेलियर ऑफ प्लेट अगर मैं निकालना चाह रहा हूं, जैसे एक पर देखते इसमें एक पर, तो जो फेलियर ऑफ प्लेट है वो कितनी हो जाती, एक सेक्शन पर जो है, या मैं इसको ऊपर लिख दूं एट 1 सेक्शन, फेलियर ऑफ प्लेट कितनी होगी, सिग्मा एटी बी माइनस एन डी इंटू टी। अब मैं कहता है एट सेक्शन 2 फेलियर ऑफ प्लेट क्या होती, सिग्मा एटी बी माइनस एन डी इंटू टी प्लस एन गुणा नंबर्स ऑफ रिविट, एन इंटू रिविट वैल्यू। मतलब दो पर फेल ये तो आएगा ही आएगा, इंटू एन इंटू रिविट वैल्यू। मान लो इससे आगे, इस दो से आगे 3 रिविट लगी हुई तो 3 गुणा रिविट वैल्यू हो जाती। मैं कहता एट सेक्शन, यहां सीधा ही लिख दो एन इंटू आर, यहां कहता एट सेक्शन 3 फेलियर ऑफ प्लेट क्या होगा, सिग्मा एटी कोई बी माइनस एन डी इंटू टी प्लस एन गुणा रिविट वैल्यू। बस फर्क क्या है, जैसे दो पर से जब फेल कर रहे हैं तो दो से आगे कितनी फेल हुई आपकी 3, तो इसके लिए तो एन 3 हो जाएगा। जब मैं 3 पर चेक करूंगा तो उससे आगे कितनी रिविट होगी, 6 रिविट होगी, तो इसके लिए एन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एक की तुलना में 2 और 3 से तोड़ने पर ज्यादा आपको एफिशिएंसी लगानी पड़ रही है, ज्यादा लोड लगाना पड़ रहा है। तो मेरी बात आ गई थी कि 100% ऑलवेज फेलियर ऑफ प्लेट अलोंग द फर्स्ट रो ऑफ रिविट, मतलब पहली रो पर से ही वो फेल हो जाता है। तो मेरी जो काम की बात थी वो क्या थी कि भैया फर्स्ट रो ऑफ रिविट से ही वो आपका फेल हो जाता है। तो आपको ये चैन रिविटिंग के बारे में बात होगी, जो इसके नीचे ही आपको लिख लेना था भाई, ठीक है। सेकंड इसमें देखना चाह रहे थे अपन, स्टैगर्ड में जो आपका जिगजैग रिविटिंग थी, जिगजैग रिविटिंग में अपन चाह रहे थे टियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट कैसे निकालोगे। तो टियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट जो है कितनी आ जाएगी, मैं थोड़ा सा इसको, सिग्मा एटी बी माइनस एन डी प्लस समीशन एस स्क्वायर अपॉन 4g इंटू टी आएगा आपका। आपने देखा कि ये एडिशनल स्ट्रेंथ आपको प्राप्त होगी, एडिशनल स्ट्रेंथ आ रही है। क्यों, क्योंकि देखो मैं अगर मान लो कहता कि भाई ये मान लो आपका जो है आप लोड लगा रहे हो, जैसे पी लगा रहे हो, अब हो सकता है आपका जब इसमें फेलियर ऑफ प्लेट होगी, मुझे नहीं पता किस रास्ते से होगी, हो सकता है ये जो है ऐसे फेल हो जाए, क्योंकि
हर हाल में भी आगे बताएंगे, क्वेश्चंस भी कराएंगे आपको। तो जैसे अगर ये ऐसे फेल होती तो कुछ देखो फेलियर कुछ इसका ऐसे बढ़ता। तो जो ऐसे सीधी फेल होनी थी वो ऐसे ना कर ऐसे गई है। तो आपने देखा कि विड्थ तो बढ़ी ना, फेलियर विड्थ तो बढ़ी है आपका। तो अपन ने देखा कि ये जो फेलियर है कुछ ऐसे होगा आपका। तो अपन देखा कि यहाँ ये टर्म्स इतनी एडिशनल स्ट्रेंथ मिल जाती है, मतलब टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट में ज्यादा एफिशिएंसी लगानी पड़ती है। जिगजैग रिवेटिंग में जो मेरा फेलियर ऑफ प्लेट है तो ये एडिशनल स्ट्रेंथ होगी। क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि जिगजैग रिवेटिंग में मुझे बताइए कि आपका जो फेलियर है वो कैसे होगा। तो आपने देखा सेम टू सेम एक तरह से, अगर मैं इसको पढ़ना चाहता था ऐसे था, सिग्मा टी बी माइनस एन डी इंटू टी प्लस समीशन एस स्क्वायर टी अपॉन 4g है भैया। तो ये है वो, अब टी दोनों में कॉमन था इसलिए गुजार। तो ये आपका ये है वो एडिशनल स्ट्रेंथ। क्वेश्चन भी कराएंगे आगे इनके ऊपर। तो अब कई बार वो आपसे कई बार तो सिंपल बोल देता है, बताओ भाई मेरे का जो है जिगजैग रिपीटिंग में आपका कितना, तो या तो सीधा फॉर्मूला बोल देता है सिग्मा टी बी माइनस एन डी इंटू प्लस समीशन एस स्क्वायर अपॉन 4g इंटू टी। आप कई बार वो क्या करता है सिंपल वो कहता है बताओ कितना एरिया या जो एडिशनल स्ट्रेंथ है वो मेरी कितनी हो जाएगी आपका। तो मैं यहां देखता कि ये जो है, तो कहता है कई बार कि कितना एरिया एडिशनल हो जाता है। तो ये समीशन, ये समीशन का चिन्ह है भाई, समीशन एस स्क्वायर, क्योंकि एस क्या होता है, एस होगा आपका स्टैगर्ड पिच। यहां पर जो एस है वो क्या है, स्टैगर्ड पिच है, टी थिकनेस है, जी गेज डिस्टेंस। यहां पर एस क्या है भाई, बाकी न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो बहुत समझ आएगा। स्टैगर्ड पिच, टी क्या है वो थिकनेस, और जी क्या है गेज डिस्टेंस। बाकी चीज एक आध न्यूमेरिकल्स कराएंगे तब आपको क्लियर होंगी और चीजें। तो अभी अपन यहां देखा कि जो जिगजैग रिपीटिंग है उसमें फेलियर ऑफ प्लेट आपका ये हो जाएगा। अगर डायमंड में भी देखूं तो इसी का रूप है, टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट कितना होगा, सेम इसी के बराबर होगा भाई, सिग्मा टी बी माइनस एन डी प्लस समीशन एस स्क्वायर अपॉन 4g इंटू टी हो जाएगा। समीशन इसलिए लगा रहे हैं कितनी रिबिट्स उस रो में आ रही हैं उसके हिसाब से उसके कितने गेज कितने एस बढ़ेंगे आपके, वो सब आगे जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो ज्यादा क्लियर होंगे। अभी तक मैंने केवल ये देखा कि टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका चैन रिबिटिंग में ये हो गया, फर्स्ट रोप से फेल हो जाएगा। इसमें आपका जो फेलियर है नीचे नॉट डाल के लिख लेंगे। इसमें मेरे पास थोड़ी सी जगह नहीं है, एक तरह से जो नीचे नॉट डाल के लिखेंगे, फेलियर ऑलवेज क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन लिखेंगे भाई। जिगजैग में फेलियर ऑलवेज क्रिटिक। अब क्रिटिकल सेक्शन कहां से होगा आप चेक करके देखते हो, आप रास्ते बढ़ाते हो कौन कौन से रास्ते से फेल हो सकती है। भाई आपका ऐसे फेल हो सकती थी, आपका ऐसे आके ऐसे फेल हो सकती थी, आपका ऐसे जाके ऐसे फेल हो सकती थी। वो सब आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तब और ज्यादा क्लियर हो। तो जिस रास्ते पर सबसे कम एरिया बचेगा वो आपका क्रिटिकल सेक्शन कहलाता है। उस वे से वहां से आपका ये क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, उस मोड से ये फेलियर हो जाती है। तो अपन ने यहाँ टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट के बारे में इस लेक्चर में पढ़ लिया है। इससे आगे की जो बातें हैं, जो आपका शेयरिंग फेलियर ऑफ जो है रिवेट है, बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट है, वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।